नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद दुनिया में खलबली। बाइडेन और जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगाया फोन। वॉर जोन कीव से आ रहे एक भारतीय छात्र को लगी गोली, वापस ले जाया गया, वीके सिंह ने बयान दिया। बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा, चुनावी ड्यूटी कर लौट रहे सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत, ड्राइवर की हालत नाजुक। अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी का काशी में डेरा, 26 घंटे घूमेगा रथ, तीनों विधानसभाओं में करेंगे रोड शो। यूक्रेन से हिडन एयर बेस पहुंचे 210 छात्र, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया स्वागत। यूक्रेन के जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के पास रूसी मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले के बाद प्लांट में भीषण आग लग गई। उधर रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करना भी जारी है। इस बीच कीव में एक भारतीय छात्र को गोली लगने से घायल हो गया और ये मामला भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का कहना है कि हम कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए एक बार फिर से कहा है, लेकिन पुतिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि उन्होंने गुरुवार को पुतिन से फोन पर बात की और कहा कि वह संवाद जारी रखेंगे ताकि और अधिक मानवीय त्रासदी जो है वो नहीं हो सके। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से अपील की है कि वह प्लांट के आसपास गोलीबारी बंद करें और आग बुझाने के लिए आपातकालीन सेवाओं को अपना काम करने दें। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 9वां दिन है और ये लड़ाई अब दिन पर दिन तेज होती जा रही है। अभी भी कुछ भारतीय छात्र यूक्रेन की राजधानी कीव और सबसे बड़े शहर खार्किव में फंसे हुए हैं। रूसी सेना पिछले 24 घंटे में खार्किव के साथ साथ अन्य इलाकों में जो है वहां पर भारी बमबारी देखी गई है। इन हमलों में सिर्फ 24 घंटों के अंदर करीब 22 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और इस बीच भारत सरकार ने बताया कि कीव में एक भारतीय छात्र को गोली भी लग गई है, जिसके बाद उसे वापस कीव भेजा गया। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूदा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि आज खबर मिली है कि कीव से आ रहे एक छात्र को गोली लग गई है और उसे बीच रास्ते में ही वापस कीव ले जाया गया। हम चाहते हैं कि कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकालने की कोशिश की जाए। वीके सिंह ने बताया कि अभी 1600-1700 बच्चों को भारत भेजना है। पिछले 3 दिनों में 7 फ्लाइट में लगभग 14 से बच्चे जो हैं वो अपने घर गए हैं। कुछ बच्चे अपने जरिए से जो है वारसा पहुंचे थे और उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ रुकने का फैसला किया है। वह पोलैंड में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हम कल कुल 5 फ्लाइट जो है वो निकालेंगे, जिसमें से हम 800-900 बच्चों को भारत भेजेंगे। हमने बच्चों के रुकने के लिए यहाँ अस्थायी व्यवस्था बनाई है। आपको बता दें कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मिशन जारी है। आज भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट से गाजियाबाद में स्थित हिडन एयरबेस पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आने वाले भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। देर रात वायुसेना और एयर इंडिया के विमान से करीब 700 छात्र देश लौटे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी करके लौट रहे सीआरपीएफ के 3 जवानों की देर रात 12 बजे 4 लेन पर मुंडेरवा थाने के खजौला के पास हादसे में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी आशीष श्रीवास्तव, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी और मुंडेरवा पुरानी बस्ती समेत अन्य थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की कंपनी के जवान मतदान ड्यूटी के तहत बस्ती आए थे। कप्तानगंज विधानसभा में इनकी ड्यूटी लगी थी। ये लोग मतदान खत्म होने के बाद बोलेरो से देर रात गोरखपुर के लिए रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि बस्ती गोरखपुर 4 लेन पर मुंडेरवा थाना अंतर्गत खजरौला चौकी के पास वाहन में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो में सवार जो है जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक जवानों की पहचान कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काशी की सड़कों पर उतरेंगे। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन
4 और 5 मार्च को प्रचार थमने तक पीएम वाराणसी में रहेंगे। काशी में भाजपा के प्रचार अभियान को धार देने के लिए पीएम का रथ 26 घंटे तक यहां घूमेगा। 4 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में गोदौलिया से मैदागिन तक रोड शो करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेकने के बाद वे सोनारपुरा होते हुए लंका स्थित मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अगले दिन 5 मार्च को पीएम खजूरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 4 मार्च को वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्रों कैंट शहर उत्तरी और शहर दक्षिण में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे मलदहिया और में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण भी करेंगे। करीब 3.1 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से होगी और दक्षिण विधानसभा से होते हुए कैंट में जाकर समाप्त हो जाएगी। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार ने अभियान को और तेज करने के लिए कमर कस ली है। गुरुवार सुबह भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे 210 भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट से गाजियाबाद स्थित हिडन एयरबेस पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आने वाले भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इसके साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया। उत्तराखंड के रहने वाले छात्र ऋषभ कौशिक अपने पालतू कुत्ते के साथ यूक्रेन से वापस लौटे हैं भारत और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ऋषभ ने कहा कि मैं अकेला आ रहा था और इन जानवरों का वहां कोई सहारा नहीं है, इसलिए इन सभी को अपने साथ लेकर आना पड़ा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद दुनिया में खलबली। बाइडेन और जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगाया फोन। वॉर जोन कीव से आ रहे एक भारतीय छात्र को लगी गोली, वापस ले जाया गया, वीके सिंह ने बयान दिया। बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा, चुनावी ड्यूटी कर लौट रहे सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत, ड्राइवर की हालत नाजुक। अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी का काशी में डेरा, 26 घंटे घूमेगा रथ, तीनों विधानसभाओं में करेंगे रोड शो। यूक्रेन से हिडन एयर बेस पहुंचे 210 छात्र, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया स्वागत। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार के भागलपुर में शक्तिशाली धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है। धमाका गुरुवार रात हुआ और इसकी वजह से 3 मंजिला जो मकान था वो जमींदोज हो गया। आसपास के कई अन्य मकान भी धमाके की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पड़ोसियों का कहना है कि इस मकान में बम बनाए जाते थे। यह भी कहना है कि पीड़ित परिवार पटाखे बनाने का कारोबार करता है। इससे 7 लोगों की मौत होने और कई के घायल होने की खबर भी है। धमाका तातारपुर पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ। भागलपुर के कलेक्टर सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि धमाके की वजह से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। घटना जो है यतीम खाने के पास हुई है। खबरों में कहा गया है कि हादसे में 12 लोग जख्मी हुए हैं। जिस मकान में धमाका हुआ है वह कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर दूर है। भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार का कहना है कि शुरुआती जांच में बारूद, अवैध पटाखा और देसी बम से धमाके की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि एफएसएल की टीम की जांच के बाद तय होगा कि धमाका किस वजह से हुआ है। जानकारी के अनुसार घटना जो है आतिशबाज के घर गुरुवार रात 11:30 बजे हुई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि मकान जो है वो तुरंत भरभराकर गिर पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने रैली के दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और लोगों से दोबारा पार्टी को जिताने की अपील भी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में आज 6ठे चरण की वोटिंग
हो चुकी है, जो आज छक्का लग रहा है यहां पर, लेकिन बीजेपी 275 से आगे बढ़ रही है। 7वें चरण के बाद सीटों की संख्या 330 से पार हो जाएगी। एक तरफ बीजेपी गांव, गरीब, किसान, महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग वंशवाद और जातिवाद के लिए लड़ रहे हैं। योगी ने कहा कि उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, जबकि बीजेपी लोगों के विकास के लिए काम करती है। सीएम ने कहा कि ये लड़ाई विकास बनाम विनाश की हो चुकी है। ये लड़ाई भारत के उज्जवल भविष्य में यूपी की क्या भूमिका हो सकती है उसे लेकर है। पिछले कुछ दशकों से गाजीपुर की पहचान किस तरह की गई थी और पेशेवर माफिया और अपराधी गाजीपुर के नाम से पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, और इन्होंने यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। याद कीजिए कि आज से कुछ दशक पहले सपा की सरकार थी। एक माफिया मऊ के अंदर रामलीला के आयोजन को रोकने के लिए जाता था, तमंचा लहराकर लोगों के घरों को जलाते हुए आगे बढ़ रहा था। सपा की सरकार उसके आगे कीड़े की तरह रेंग रही थी और मौन थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसी जिले में भाजपा के नेता की हत्या हुई है। सपा ने अपराधियों के सामने घुटने टेके हैं। जो है सपा के समय तमंचा लहराते थे, आज वे कीड़े की तरह रेंगते हैं। व्हीलचेयर पर आज वे अपराधी जान की भीख मांग रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरी सभा में बुलडोजर भी खड़ा है। ये वही बुलडोजर है जिसने गाजीपुर को लखनऊ से एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ा है। इससे जो एक्सप्रेसवे बनते हैं वो भी विकास है, और जो गरीबों के पैसे पर डकैती डालता है, जब उस पर बुलडोजर चलता है, वो भी विकास है। विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ काम करते हैं, इसलिए दमदार सरकार चाहिए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,396 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान 201 लोगों की मौत हो गई है। कल 6,561 मामले आए थे और इस दौरान 142 लोगों की मौत दर्ज की गई थी, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 13,450 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 69,897 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,589 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,23,67,070 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 12 और लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमण के 467 नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज आए संक्रमण के नए मामलों में से 243 मामले ओमिक्रॉन स्वरूप के हैं। अलकायदा की निरंतर उपस्थिति व इस्लामिक स्टेट खोरासन में बढ़ती भर्ती पर गंभीर चिंता जताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिर जोर दिया है और अफगानिस्तानी क्षेत्र में किसी और जगह आतंक को जो है पनपने न देना, इसका जिक्र किया है। भारत का परोक्ष इशारा जो है पाकिस्तान की ओर था। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बुधवार को हुई बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र के सभी देश, खासतौर से मध्य एशियाई देशों के लिए अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन बड़ा खतरा हो सकते हैं। त्रिमूर्ति ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित आतंकी संगठनों को अफगानी जमीन पर पनपने नहीं दिया जाए। तालिबान ने खुद वादा किया है कि वह अफगानिस्तान में आतंक को पनाह नहीं देगा। 1267 संकल्प के अंतर्गत आने वाले आतंकियों को क्षेत्र में सक्रिय होने से रोकने की ठोस प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। मानवीय सहायता के तौर पर भारत ने अफगानिस्तान के लिए गेहूं की 2000 मीट्रिक टन की दूसरी वाया पाकिस्तान खेप भेजी है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने बताया कि 2000 टन गेहूं लेकर काफिला अमृतसर के अटारी बॉर्डर से जलालाबाद के लिए रवाना हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना टीके की हर खुराक कीमती है और इसे किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होने दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होने देने के संबंध में बृहस्पतिवार को राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इससे टीकाकरण की रोजाना समीक्षा को जरूरी बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साथ ही कहा कि निजी टीकाकरण केंद्रों पर काफी खुराक एक्सपायर होने वाली है। राज्य सरकार चाहे तो इन केंद्रों से सरकारी केंद्रों पर मौजूद वैक्सीन को बदल सकते हैं ताकि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर इसका इस्तेमाल समय पर कर लिया जाए। मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विकासशील ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों पर एक्सपायर होने वाली खुराकों के संबंध में पत्र भी लिखा था। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक
कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र को निर्देश जारी किए गए थे। केंद्र ने सभी राज्यों से यह भी कहा है कि वे निजी टीकाकरण केंद्रों के साथ मिलकर कोविड-19 रोधी वैक्सीन की उपलब्धता की नियमित समीक्षा भी करें। सील ने राज्यों में सुनिश्चित करने को कहा है कि सरकारी अथवा निजी टीकाकरण केंद्रों में एक भी शीशी बर्बाद न हो। कोविड-19 रोधी वैक्सीन के आदान प्रदान का प्रावधान कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद दुनिया में खलबली। बाइडेन और जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगाया फोन। वॉर जोन कीव से आ रहे एक भारतीय छात्र को लगी गोली, वापस ले जाया गया, वीके सिंह ने बयान दिया। बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा, चुनावी ड्यूटी कर लौट रहे सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत, ड्राइवर की हालत नाजुक। अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी का काशी में डेरा, 26 घंटे घूमेगा रथ, तीनों विधानसभाओं में करेंगे रोड शो। यूक्रेन से हिडन एयर बेस पहुंचे 210 छात्र, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया स्वागत। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट में आज लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है। लालू की ओर से इस सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, साथ ही जमानत के लिए गुहार भी लगाई गई है। इसमें लालू की उम्र, बीमारी और आदि सजा काट लेने को जमानत का आधार बनाया गया है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की निकासी मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था। लालू प्रसाद समेत कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई थी। हालांकि लालू के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में सप्लायर त्रिपुरारी मोहन प्रसाद का जुर्माना रहा। उन्हें 5 साल की सजा और सबसे ज्यादा 2 करोड़ जुर्माना लगाया गया उनके ऊपर। सप्लायर मोहम्मद सईद को 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया था। और आपको बता दें कि चारा घोटाले के कुल 5 मामलों में लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में 2 केस, देवघर, दुमका और अब डोरंडा ट्रेजरी से निकासी मामले में एक मामला है। और इन सभी मामलों में लालू प्रसाद को निचली कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन डोरंडा को छोड़कर उन्हें सभी मामलों में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को डोरंडा मामले में भी हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती है। बाहुबली मुख्तार अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह बड़े बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अब्बास कहते हुए दिख रहे हैं कि सूद समेत वापस लौट आऊंगा और यहां पर मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी, जो हुआ है उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। वीडियो सामने आने के बाद मऊ पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में थाना कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में धारा 171 और 506 का अभियोजन पंजीकृत किया गया है तथा इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी 356 मऊ सदर मऊ को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भी दी गई है। हिमाचल की स्थानीय बोली अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। प्राथमिक स्तर पर नौनिहाल विभिन्न जिलों के प्रचलित शब्दों को जानेंगे। इसके लिए सभी जिलों को शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ने मैपिंग शुरू कर दी है। इसका मकसद विद्यार्थियों को शुरुआत से स्थानीय बोलियों के प्रति जागरूक कर बोलियों को संरक्षित करना है। इसके लिए अब अलग से जिलावार डिक्शनरी तैयार की जाएगी। उस डिक्शनरी में स्थानीय बोली के कई शब्द लिए जाएंगे। उन शब्दों को
फिर से किताबों में लाया जाएगा। इससे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ लोक संस्कृति और स्थानीय भाषा की जानकारी भी मिलती रहेगी। अभी तक नौनिहाल को स्कूल में अन्य राज्यों का इतिहास पढ़ाया जाता था, जबकि हिमाचल की अपनी अलग पहचान है। यहाँ कई तरह की बोलियां और लोक संस्कृति है। हिमाचल के इतिहास में जानकारी न होने के कारण लोग इसे भूलते जा रहे हैं। बच्चों को अगर स्थानीय लोक संस्कृति और स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा तो उन्हें समझने में आसानी होगी और उन्हें पढ़ने के साथ साथ अपनी संस्कृति की भी जानकारी मिलेगी। डाइट जो मैपिंग तैयार करेगा उसमें लोक संस्कृति पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इसमें एक डिक्शनरी तैयार होगी जिसमें स्थानीय लोक संस्कृति अधिक रहेगी। डाइट को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय प्रचलित वस्तुओं और शब्दों को डिक्शनरी में ज़्यादा से ज़्यादा डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन आम भाषाओं को समझ सकें। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार खिंचता जा रहा है। रूस यूक्रेन में अपने मिसाइल और बम से भारी तबाही मचा रहा है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। युद्ध रोकने के लिए तमाम कोशिशें अब भी जारी हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने रूस के सामने एक पेशकश की है। अमेरिका के राजनीतिक मामलों के विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध बंद कर देता है तो मॉस्को के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। रूस के बमबारी में यूक्रेन के एनहोदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई थी। प्लांट डायरेक्टर का कहना था कि फायर फाइटिंग सिस्टम को प्लांट के अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद प्लांट में कई धमाके हुए। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बाइडेन ने फोन पर बात भी की थी। जेलेंस्की ने इसके बाद आपातकालीन संबोधन में कहा था कि मॉस्को ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बमबारी करके चेर्नोबिल आपदा को रूस दोहराना चाहता है। रूस में यूक्रेन के हमलों का आज 9वां दिन है और हर बार की तरह यूक्रेन की स्थिति जो है वो अब बिगड़ती जा रही है। आज रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र और आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। रूसी सेना इस पावर प्लांट पर लगातार गोलियांबारियां कर रही है और इसे देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलाई है। साथ ही बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी इस बारे में बात की है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई सकारात्मक परिणाम लोगों के सामने और यूक्रेन देश के सामने आ सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद दुनिया में खलबली। बाइडेन और जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगाया फोन। वॉर जोन कीव से आ रहे एक भारतीय छात्र को लगी गोली, वापस ले जाया गया। वीके सिंह ने बयान दिया। बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा, चुनावी ड्यूटी कर लौट रहे सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत, ड्राइवर की हालत नाजुक। अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी का काशी में डेरा, 26 घंटे घूमेगा रथ, तीनों विधानसभाओं में करेंगे रोड शो। यूक्रेन से हिडन एयर बेस पहुंचे 210 छात्र, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया स्वागत।